हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल और ईरान के बीच जंगबंदी का आज दूसरा दिन है। आज इजराइल और गाजा के बीच में जो जंग शुरू हुई थी उसको 628वां दिन है। ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन की जंग के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से जंगबंदी के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों तिलमिला गए और ईरान की शर्तों पर, ऐसी शर्तों पर कि कोई सुने तो समझे कि यह सुपर पावर है या क्या चीज है। अब फैसला यह हुआ कि ईरान अपने ऊपर अमेरिकी हमले का जवाब देगा, उसके बाद अमेरिका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। आखिरी 3 घंटे ईरान इजराइल पर हमले करेगा लेकिन इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसी शर्तों पर दब करके, कमजोर होकर के क्यों ये जंगबंदी हुई, ये सब समझने के लिए, और इसके अलावा आज खबर है कि इजराइल में ऑफिस और स्कूल वगैरह खुल गए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दावा किया है कि वो जीत गए हैं, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इजराइल को गहरी और तारीखी सजा दी है ईरान ने। क्या कुछ है ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद है खास मेहमान अमरीश मिश्रा जी, जो बहुत ही बेबाक अंदाज में, उनकी हिस्टोरिकल समझ बहुत अच्छी है, सियासी समझ बहुत अच्छी है और इस इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं। मुसलसल खबरों की अपडेट उनके सामने बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ की हथेली, उस तरह से हर वक्त उनके पास खबरों का भंडार रहता है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। क्या कुछ कह रहे हैं आप कि आखिर क्या हो गया कि ईरान से सिर्फ 12 दिन में ये हालत हो गई कि ईरान की तमाम शर्तें मान ली गई? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं जो जहां पर इजराइल मिस कैलकुलेट कर गया, और उसको मैं सबसे पहले बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक किसी को जैसे मान लीजिए दो लोगों में, दो पक्षों में लड़ाई हो रही है और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कमजोर करने के लिए उसके टॉप लीडर्स को मार दिया, और उसने सोचा कि हमने इसके टॉप लीडर्स को मार दिया तो ये कमजोर हो जाएगा। इजराइल ने यही किया ईरान के साथ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक जो सेकंड रंग लीडरशिप आ गई, जो तुरंत की तुरंत, एक तो खामनेई साहब का ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि 86 साल के में उन्होंने इतना बड़ा काम किया और एक तुरंत एक नई लीडरशिप ले आए। लेकिन जो इजराइल के लिए सब, और इजराइल और अमेरिका ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखिए ये यहां पर काजमी साहब हिस्ट्री की जो डायलेक्टिक्स है, अब मैं इसको हिस्ट्री हिस्ट्री कैसे क्या मतलब, आप करते हैं कुछ, उसका रिजल्ट उल्टा पड़ जाता है आपके तसव्वुर के बाहर। अब जैसे इन लोगों ने सोचा था कि हमने एक हिस्सा जो है उसको मार दिया, अब वो हिस्सा वो था जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका से। ट्रंप ने भी कहा कि वो हमसे जो जिन लोगों से हम नेगोशिएट कर रहे थे वो अब मर गए, और बड़े आराम, उसने तो उस तरह से कहा कि देखो वो मारे गए, अब ईरान को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप भी ईरान को के सरेंडर की बात कर रहा था। लेकिन हुआ उल्टा, जो नया सेक्शन आया वो ज्यादा रेडिकल था, वो ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, और जो जो सेक्शन गया वो अगर वो रहता तो कमोबेश कंपैरेटिवली वो भी उतना नेशनलिस्ट था, जो नया आया वो भी उतना नेशनलिस्ट था, लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा उदार था। ये जो नया सेक्शन आया, इसमें जो मूसवी और पॉपकॉर्न, ये जो पूरा एक हिस्सा आया, और इसके साथ इनके जो जूनियर लेवल के यंग यंग जो फोर्सेज इनके साथ जुड़ी हैं, 35 साल और उसके ऊपर के जो आईआरजीसी की उसने जो कमांड संभाली है, और उसका जो जज्बा था और उसकी जो पकड़, मतलब वो पूरा एक एक तो ज्यादा एंटी इजराइल, ज्यादा मतलब ये एंटी अमेरिका, और जो एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें वो ज्यादा एक तरह से सने हुए, और ज्यादा उनका। तो ये जो सेक्शन आया, ये इसने कमाल कर दिया, मतलब इसने इतनी जल्दी ना केवल रिकूप किया, ना केवल सब कुछ फिर से संभाला, बल्कि जवाबी कार्रवाई में एकदम निर्ममता दिखाई, जिस रूथलेसनेस की जरूरत थी ईरान को। क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपको जालिम से लड़ना है तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा, मजलूम को भी रूथलेस होना पड़ेगा। और मजलूम, और इस समय ईरान एक क्रांति करके वहां पर अभी उसने 40 साल एक मुल्क चलाया, 40-45 साल मुल्क चलाया है, और उसने उस मुल्क को एक क्रांतिकारी दिशा में रखा है, और एक खास किस्म की एक जनता की भलाई भी हुई है, और
दुश्मन के प्रति रूथलेसनेस भी रही है। इधर कुछ दिनों में कुछ लिबरल ट्रेंड्स आ गए थे, देखिए इसी वजह से मोसाद का पेनिट्रेशन इतना हो गया, नहीं तो अदरवाइज मोसाद का पेनिट्रेशन तो मोसाद तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, 80s 90s और जाने कब से, और लेकिन वो उस तरह का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया था। अब इधर जो हुआ है बहुत ही शॉकिंग था वो, और वो ईरान के लिए भी वेकअप कॉल है। लेकिन उसको इतनी जल्दी जो खामनेई साहब समझ गए, उन्होंने बिल्कुल जो ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी सेक्शन है उनको प्रमोट किया, और वो लोग जब आए तो उन लोगों ने फिर जो जवाब दिया है उसको इतिहास याद रखेगा। एक तो ये फैक्टर बहुत बड़ा था, देखिए जो लोग मिस कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर है। उसके अलावा अब ये देखिए, ये और ये मेन चीज है, क्योंकि जब किसी भी जंग में पॉलिटिकल लीडरशिप किसके हाथ में है, किस सेक्शन के हाथ में है। अब यही यही तो ये जो रिजीम चेंज चला रहे थे नेतन्याहू, इनको पता ही नहीं है कि ये जो हिस्सा आया इसने इतना मारा है ईरान के अंदर मोसाद को, और जो भी ईरान की रेवोल्यूशनरी रिजीम के विरोधी थे उसमें देखिए बहुत सारे लोग तो, अब एक न्यूरोलॉजिस्ट पकड़ा गया, वो कहीं वो शायद खुर्रम शहर में या ऐसे कुछ कोई एयरबेस था, उसको फिल्म कर रहा था, उसका लड़का था, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित आदमी था और ईरान का ही था, उसका लड़का भी था, और वो अपने यहाँ पूरा ड्रोन के छोटे छोटे ड्रोन्स की एक पूरी फैक्ट्री लगाए हुए था, और वहीं से वो ड्रोन्स मार रहा था। ऐसे कई जगह एक वो आए जहां पर अंदर, क्योंकि पहला हमला तो ईरान का, ये इजराइल का पहला हमला तो अंदर से हुआ ना, ईरान के सॉइल से उन लोगों ने मारा। इसके लिए बहुत जरूरी था कि सबसे पहले अपने घर को आप संभालिए, तो वो जो क्रैकडाउन जरूरी था वो देखिए, वो पेजेश्कियान साहब के बस की बात नहीं है। वो बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स आईआरजीसी के थे उन लोगों ने क्रैकडाउन किया, और इतना सिवियर क्रैकडाउन हुआ है कि वहां पर फांसियां लगी, वहां गोली चली, वहां पर उन लोगों ने सबसे पहले मोसाद दबाए। ये बहुत बहुत जरूरी। उसके बाद जब एक बार होम फ्रंट संभला, उसके बाद उन लोगों ने जो अटैक उनकी स्ट्रेटजी थी, और उन्होंने कोई इसमें वो नहीं दिखाया। और अंत में देखिए ये जो हुआ है, जो बीर शिवा की स्ट्राइक हुई, और जैसा कि आपने बताया कि ये शर्त थी सीज फायर की कि अमेरिका के अलउदूद बेस पे हम स्ट्राइक करेंगे, और सीज फायर के जो आखिरी 3 घंटे हैं वो ईरान के होंगे, ईरान जब चाहे जहां भी स्ट्राइक कर सकता है। तो उसने जो स्ट्राइक की वो बीर शिवा में की, और उसमें जो, अच्छा वो है वो सोल्जर्स का क्वार्टर, वो आईडीएफ के एक्स सोल्जर्स का क्वार्टर है। उसमें एक जो जो इजराइल ने आधिकारिक तौर पे जो अनाउंस किया कि उसमें 8 लोग मारे गए, लेकिन खैर ज्यादा मारे गए, पर उसमें एक ऐसा था, कम से कम एक एग्जाम्पल सामने आया है, एक आईडीएफ सोल्जर जो गाजा में सर्व करके आया और जेनोसाइड में पार्टिसिपेट करके आया, और वो वहां रह रहा था बीर शिवा में, और उसको उसकी वो और उसकी फैमिली और उसमें सब मारे गए। अब इसके लिए भी देखिए एक रूथलेसनेस चाहिए, क्योंकि ईरान में जो बहुत सारे ठीक है ये करो, हम लोग सह लेंगे, लेकिन हम लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। आपको तुरंत का तुरंत स्ट्राइक करना होता है, और जो ईरान के अंदर के जो लिबरल कमिटेड, लेकिन वो एक एटीट्यूड की बात है। तो वो जो ये जो सेक्शन था, इसने देखिए बिल्कुल कहर ढा दिया, और हर जगह इसका ये हमको इसकी छाप दिखाई पड़ी, कि चाहे वो इंटरनल ऑर्डर ईरान के अंदर का मेंटेन करना हो, एक्सटर्नल मैसेजेस देनी हो, इवन जो प्यूटिन को मैसेज गया है, मेरी जो खबर थोड़ी सी है कि प्यूटिन को भी जो मैसेज गया वो भी यही गया था कि देखिए इसमें आप हमारी हेल्प करिए, और ये है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें डिसाइड हम करेंगे कि हमको क्या करना है। और ये चीज खामनेई साहब को ताकत इस नए सेक्शन ने दी, स्पेशली मूसवी और पॉपकोर, ये जो दो हैं, ये इन लोगों का जो पूरा एक, इसको इजराइल रीड नहीं कर पाया, और एक तरह से अपने ही उसने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ये देखिए हिस्ट्री में होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं वही समझना चाहता हूँ, मैं वही समझना चाहता हूँ। आप चूंकि तारीख को, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस बार जब हमारी उस रात में बात हो रही थी दीपक शर्मा जी के प्रोग्राम में, तब तो ये था कि इसने, ईरान पहला मुल्क है 100 साल से भी ज्यादा मुद्दत में जिसने अमेरिका को इस तरह से टारगेट किया हो। किसी कम्युनिस्ट हुकूमत ने, रूस ने भी नहीं किया, लेकिन ईरान ने किया। लेकिन अब जो और इंटरेस्टिंग डिटेल आई है वो ये कि मारने पिटने के लिए अमेरिका तैयार हुआ, ये शर्त माना कि आप हमें मारना और हम आपको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इतना एम्बेरसमेंट कभी, जिसने अपने आप को सुपर पावर का ख्वाब देखा हो, और बहुत दुनिया के बहुत से मुल्क उसे सुपर पावर
मानते भी हों, ईरान ने आखिर क्या कर दिया कि इसके लिए भी मजबूर हो गया अमेरिका? नहीं, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1939 में स्टालिन और हिटलर का पैक्ट हुआ था, और ये बात हुई, और हिटलर की प्लानिंग थी कि हमने सोवियत यूनियन से पैक्ट कर लिया है, पहले वेस्टर्न यूरोप जीतेंगे, फिर बाद में हम सोवियत यूनियन पे हमला करेंगे। और और इतना स्ट्रांग था जर्मनी उस समय, और स्टालिन जो यूएसएसआर उस समय बना था, नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां हुआ था, बहुत कुछ इंस्टेबिलिटी भी थी, स्टालिन की पकड़ भी। तो अब लेकिन क्या हुआ कि 1939 में हिटलर ने जो सोचा था कि जो सोवियत नेगोशिएटर्स थे जिनके साथ हिटलर ने नेगोशिएट किया था, 41 जब 1941 में हिटलर ने अटैक किया यही सोच के कि अभी वही लोग हैं और उन लोगों को हम दबा लेंगे, लेकिन उसके 2 साल के बीच स्टालिन ने वो लोग बदल दिए थे। एक नई लीडरशिप आ गई थी। वो नई लीडरशिप को हिटलर नहीं समझ पाया, और वहां पर आप सोचिए, इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर, और उसमें जो रशिया की बैटल अंतिम थी, अगर रशिया जीत जाता जर्मनी तो खत्म था खेल, ये इंग्लैंड अमेरिका कुछ नहीं कर पाते। वहां पर जो पूरा हुआ, और आप जानते हैं कि स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, पूरा वहां तक सेना पहुंच गई थी जर्मनी की, उसको वापस ढकेला। बहुत मुश्किल काम था वो, नए कमांडर्स ने किया जो ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे, ज्यादा ज्यादा कम्युनिस्ट थे। उसी तरीके से ईरान में आप देखिए तो यही हुआ है कि जो नया सेक्शन आया है वो ज्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट है, वो जो खुमैनी साहब की आइडियोलॉजी है, और जो बेसिकली एंटी इंपीरियलिस्ट है, एंटी अमेरिकन, एंटी इसराइल, वो ज्यादा उसमें उसका उसका इस तरह का परसेप्शन है, और ये है कि हमें इसराइल को तो खत्म ही करना है और अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकालना है। देखिए, ये चीज एक कहने की बात एक होती, जब क्रांति हुई 1979 में, उसके बाद लंबे समय तक उसी आइडियोलॉजी के तहत सब लोगों ने काम किया, लेकिन उसको जब एप्लीकेशन में लाना होता है, जो पहला मौका ऐसा ईरान का आया जब डायरेक्टली इसराइल से उसकी लड़ाई हुई। डायरेक्टली, वैसे तो मतलब इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन डायरेक्टली उसकी उसकी लड़ाई हुई, तब देखिए असली टेस्ट था कि आप जो आइडियोलॉजी जिसकी बात करते थे उसको आप ट्रांसलेट कर सकते कि नहीं, वो भी क्राइसिस के समय। हर क्रांतिकारी रिजीम के साथ ये क्राइसिस आती है, रशिया के साथ ये आई, चाइना के साथ भी आई, उसका भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ बहुत। तो अभी जो ये जो हमको देखने में आया कि एक क्राइसिस के दौर में ईरान ने एक अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो नई पॉलिटिकल लीडरशिप थी, विद इन डेज, रशिया में तो फिर भी सालों, मतलब 6-7 महीने का मौका था, जब जर्मनी ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था आधे रशिया का, और उसके बाद काउंटर अटैक हुआ 1941-42 में जाके, मतलब करीब 1 साल जर्मनी का कब्जा भी रहा। यहां तो आपने 3-4 दिन में पूरा रिकवर किया, और आप अपने आर्सेनल की आप ताकत समझते थे, और आपने पूरा जवाब दिया, आपने सही टाइम पे ड्रोन छोड़े, वो जो शायद 139 को जब यूज करना था तो वो किया, और ये 139 या 136, और उसके बाद जब मिसाइल्स यूज करनी थी तो प्रिसाइसली मिसाइल्स यूज की, और उसमें भी कंफ्यूज रखा कि कदर है, कि फतेह 1 है, कि ये खुर्रम शहर 4 है। इसमें ये लोग गैस करते रह गए, इन लोगों की तैयारी, क्योंकि आप देखिए जो लास्ट में बीरशिबा में अटैक हुआ, और आपने जैसे बताया कि ये ईरान ने कहा था कि आखिरी आखिरी हमला हमारा होगा, उसमें इसराइल ऐसे नहीं, उसने तैयारी नहीं की थी, उसने तैयारी की थी, लेकिन ऑब्वियसली जो मिसाइल ईरान ने छोड़ी उसका उसको इल्म नहीं था, और इसीलिए वो ऐसे स्ट्रैटेजिक जगह लगी है जहां पर उनके सैनिकों में मैसेज गया है, डर चला गया है सैनिकों में। अच्छा, अब उसका असर है कि नहीं, ये अभी सीधे तौर पे स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमास ने जो कल घटना की, जो आज देखिए 25 तारीख है, कल 24 तारीख को खान यूनिस में बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें 7 इजरायली सोल्जर्स जल के मर गए, और वो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, जल के मर गए वो। उनकी प्यूमा व्हीकल के नीचे ब्लास्ट कर दिया हमास ने, और फिर मलबों की पायदान बना के वो वहां से हमास ने गोलीबारी की, घंटों गोली चली है, 7 मरे हैं, 16 घायल हैं, और इतना वो, उसमें 7 जो बॉडीज थी वो बुरी तरह से जल गई हैं इजरायली सोल्जर्स की, उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। ये ऑफिशियली इसराइल ने एक्सेप्ट किया है, 7 मौतें तो ऑफिशियली एक्सेप्ट की, अनऑफिशियली और भी हो सकता है। तो ये जो देखिए हमास को भी इससे बल मिला, क्योंकि देखिए इसमें मैं उनका नाम भूल रहा हूं, एक इजराइल ने उनको भी असैसिनेट कर दिया था जो हमास के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, क्या उनका नाम था, सईद इजाद या ऐसे ही है ना, उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट्स
और डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनको वहां असैसिनेट किया ईरान में इसी दौरान 13 या 14 जून को। और जो जो हमास के साथ सीधे कांटेक्ट में थे, और इधर जो इजराइल के कब्जे में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें यह था कि ईरान से डायरेक्टली फंडिंग आ रही है हमास को, वो भी इजराइल ने पब्लिश की। तो वो देखिए, सोचिए आप, हमास के कोऑर्डिनेटर तक को मारा उन्होंने। इतना इतना इन डेप्थ स्ट्राइक थी, इससे ज्यादा इन डेप्थ तो कुछ हो नहीं सकता ना, कि ये आप ढूंढ के उसको मार रहे हैं, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रहे हैं, कमांडर्स को मार रहे हैं, फिर भी इस आदमी को आप ढूंढ के मार रहे हैं कि वो आपको पता, मोसाद की इंटेलिजेंस की वो एकदम पिन पॉइंटेड करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम मोसाद की है, पिन पॉइंटेड तो करते हैं लेकिन लार्जर पिक्चर उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिकल है नहीं। वो अपना एक काम में, उनको एस्पोनाज में जो सिखाया जाता है वो उतना बहुत महारत से करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल उनको समझदारी नहीं। अब ये जो स्ट्राइक की हमास के कोऑर्डिनेटर पे, जिसको हमास ने भी उनको कंडोल किया, हमास खैर पूरी तरह से ईरान के साथ रहा। उसके बाद जो हमास ने हमले शुरू किए हैं, आप सोचिए, आप 24 तारीख को इतनी बड़ी घटना कर दी, 23 तारीख को एक और घटना सामने आई है जिसमें हाथ से फिर से एक्सप्लोजिव टैंक के अंदर रखे, अभी उसका वीडियो मैंने डाला है। अब ये, इससे देखिए क्या होगा कि हमास को जो मैसेज गया कि ईरान अब सही में जो सही ताकतों के हाथ में है। थोड़ा सा जो बीच में एक समस्या आई थी पेजेशकियान की वजह से, परसेप्शन, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, परसेप्शन की ये परसेप्शन का इशू है। तो वो समस्या हल हो गई है, और हमास को भी लग गया है कि ईरान पूरी तरह से हमारे साथ है। बहुत सारे इस तरह की कुछ फोर्सेज हैं, अब मैं उनका कहूं, वो सही मायने में सुन्नी भी नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने ये सब फैलाना शुरू कर दिया बहुत ही सटल तरीके से, कि देखो ईरान ने समझौता कर लिया, उसमें गाजा को मेंशन नहीं किया। अब ये जो अभी इसको लेके बड़ा वो चल रहा है। अभी आप हमारे उस पे देखिए, ट्वीट लाइन पे हमने जो अभी पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने नीचे मेंशन किया कि इसको बताइए। तो हमने कहा कि भाई, ईरान ने 400 से ज्यादा अपने लोग सेक्रीफाइस कर दिए, सब कुछ किया, और यहां तक कि जो ये भी कंफर्म हो गया कि जो ईरान से फंडिंग आती है उसको भी मार दिया। तो इसका मतलब है कि आ रही है, वो पूरा एक रिश्ता बना हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए इजराइल ने। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या है? तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको मैंने आज ही से काउंटर करना शुरू कर दिया, और वो मैंने सब पूरा हमास की कार्रवाई जो शुरू हुई है उस पर मैंने फोकस कर दिया। और जैसा कि मुझको लगता है, और आप भी कह रहे थे, कि कहीं ना कहीं गाजा का इशू, क्योंकि खामनेई साहब ने मेरे ख्याल से सीज फायर के 2 दिन पहले एक उनका भी बयान आया था कि द गाजा इशू इज फंडामेंटल टू अस, और द पैलेस्टाइन इशू, गाजा नहीं, पैलेस्टाइन इशू इज फंडामेंटल टू अस। मतलब पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राज्य बने, वो इशू हमारे लिए फंडामेंटल है। और वो कहीं ना कहीं मिश्रा जी वक्त की कमी की वजह से मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ये 12 दिन में इजराइल का जो नुकसान हुआ है वो क्या क्या हुआ है मेजर, अगर थोड़ा सा आप बता सकें। क्या इजराइल को दोबारा खड़ा होना आसान होगा? क्या क्या उन्होंने इंस्टॉलेशंस, क्या क्या उनके जो बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या कितना कैसा नुकसान किया है ईरान ने? किस समझदारी से काम किया, क्या कुछ किया ईरान इजराइल के अंदर? देखिए, इजराइल में तो एक बड़ा जो लॉस हो गया है, वो शायद मोसाद चीफ मारे गए हैं, डेविड बार्नियर। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 17 जून को जो हर्जलिया में जो ईरान ने स्ट्राइक किया था मोसाद हेडक्वार्टर्स पे, उसमें वो बंकर में था, ये बार्नियर, डेविड, ये जो जिसके बारे में बात करें, मोसाद चीफ, और जो बहुत खास नेतन्याहू का था। उसके बाद से वो दिखा नहीं है, और ये बात पूरी तरह से चली है 20 जून से कि वो मारा गया या घायल हो गया था। बाद में 3 दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, उसी ने पूरा ये प्लान किया था ईरान को। उसको अगर अगर चलिए मारा नहीं गया, घायल तो 100% हुआ है ना, और बुरी तरह से घायल हुआ है, शक विकसित हो गया है, मतलब उसका हाथ पैर कुछ कटा है, मतलब कुछ बड़ी चीज हुई है। तो ये जो चीज है, ये इससे बड़ा लॉस आप सोच सकते हैं। और ये भी, और जैसे इजराइल ने पिन पॉइंट करके मारा, ईरान भी पिन पॉइंट करके मार सकता है। इजराइल को ये इल्म नहीं था। एक तो ये देखिए, और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो नेतन्याहू के करीब थे, वो या तो मारे गए हैं या वो भी चलने फिरने लायक नहीं रह गए। दूसरी बात जो है कि जो आर्थिक नुकसान, अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज में, जो उस दिन वहां उस शो में बात भी हो रही थी दीपक शर्मा की, स्टॉक एक्सचेंज जो है जो गिर रहा है, वो गिरता चला जा रहा है। कम से कम 25 से 30% जो इजरायली पॉपुलेशन है उसकी अर्निंग्स गायब हो गई हैं, और वो उन्होंने कंपनसेशन क्लेम्स अलग से ठोके हैं।
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इजरायली सोसाइटी में तभी मानी जाती है जब कॉम्पनसेशन क्लेम्स जो सिविलियंस हैं वो स्टेट मतलब स्टेट के उसमें फाइल करते हैं कि हमें ये कॉम्पनसेशन चाहिए। लंबे समय से सिविल जो पॉपुलेशन है इजराइल की, वो एक साल में जो हमास से युद्ध होता, मतलब बीच बीच में स्कर्मिश तो होती रही है हर बार ना, 2006 2007 से एक साल में एवरेज था कि भाई 100 150 200 मैक्सिमम कॉम्पनसेशन क्लेम्स आते थे। अभी जो और 7 अक्टूबर के बाद से कम 75,000 अभी तक कंप्लेंट्स आए, मतलब कंप्लेंट्स या एप्लीकेशंस आए कॉम्पनसेशन की। ईरान के 12 दिन के युद्ध में 35,000 आ गए। और इजराइल के सामने इस समय आर्थिक क्राइसिस है। उसने जो $2 बिलियन रेज किए थे, रिजर्व फोर्स एक 4 लाख लोगों की मोबिलाइज की थी गाजा पे इन्वेजन के लिए, एक कंप्लीट इन्वेजन के लिए, वो पूरा जो पैसा है उसका यहां लग गया। अब ये देखिए, अब ये जो सारी चीजें हैं, यानी 8 दिन में $1 बिलियन पर डे, $1 बिलियन सेकेंड्स, जो कि अगर डॉलर में ट्रांसलेट किया जाए तो शायद वो 33 मिलियन होता है, $33 मिलियन पर डे। ये इजराइल का कॉस्ट हुआ है। और इजराइल की बजट में देखिए, 6 महीने से उसके बजट में बहुत बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, जिसको लेके एक बार नेतन्याहू की सरकार कई बार गिरने के करीब आ गई। इजराइल का सबसे बड़ा देखिए आर्थिक नुकसान हुआ है। दूसरा, उसका प्रेस्टिज, जो उसको दुनिया की प्रेस्टिज जो दुनिया में उसकी प्रेस्टिज थी, ये स्थापित हो गया कि ईरान उससे लड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में कोई ताकत है जो इजराइल को न केवल आंखें दिखा सकती है बल्कि घर में घुस के मार सकती है और अमेरिका तक पे हमला कर सकती है, जो अलउदैद बेस वाली घटना से सामने आया। तो पॉलिटिकल विक्ट्री पूरी तरह से ईरान की हुई है और इजराइल की पूरी तरह से हार हुई। तो अब आप देखिए, सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कोहेजन समाज का टूटा है, सारी चीजें हुई हैं। और उधर ईरान में वो सब कुछ मजबूत हुआ है। पॉलिटिकली ईरान मजबूत हो गया अपने आप, वो इन्होंने जो किया उसकी वजह से सोशली मजबूत हो गया, और मिलिटरली वो मजबूत है ही। उसने अभी अपना केवल 5 से 10% आर्सेनल खर्च किया। अभी उसने तो कहा था 2 साल की तैयारी है। इन लोगों की इतनी जल्दी पूरा हालत खराब हो गई अमेरिका इजराइल की। तो ये देखिए पूरा नुकसान हुआ अच्छा अमेरिका अच्छा इजराइल अच्छा, की। अभी एक एक चीज समझने की है। जो ये नुकसान हुआ इतना बड़ा, अब से पहले हमेशा अमेरिका हर मौके पर इजराइल का साथ देता रहा है, चाहे जंग के दौरान हथियार हो या और दूसरी किस्म की सपोर्ट हो। अब ये जो जंग रुकी है, क्या ट्रंप के मिजाज को समझते हुए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो ईरान से भी बात करना चाहते हैं, ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, शायद वो बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए वो इजराइल को दोबारा मजबूत खड़ा करने के लिए कितना कुछ इंटरेस्ट लेंगे, कितनी दिलचस्पी लेंगे, कितना पैसा लगाएंगे इजराइल में फिर से, अमेरिका क्या उसी तरह से इजराइल को मजबूत बार बार करता रहेगा? इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ट्रंप का व्यक्तिगत एक तो ये है कि वो ईरान के साथ कुछ डील चाहता है। वो न्यूक्लियर डील पहले चाह रहा था, अब कुछ एनर्जी डील चाहेगा, कुछ ना कुछ वो ईरान से डील करना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि इतना ज्यादा तेल ईरान में होता है। जो ओआईसी कंट्रीज हैं उनमें एक मैक्सिमम, मतलब ईरान जो है और सऊदी अरेबिया और ईरान में, तो वो ईरान के साथ आर्थिक रिश्ता चाहता है। लेकिन आर्थिक रिश्ते के लिए सैंक्शंस हटाने होंगे। सैंक्शंस के लिए उसकी शर्त है कि ईरान हमास को सपोर्ट बंद करे। ये ट्रंप की भी शर्त है। अंदर खाते यही है वो न्यूक्लियर की। असली बात थी कि ईरान हमास को सपोर्ट बंद करे, तब इजराइल को रिलीफ है। इजराइल को हथियार देना रिलीफ नहीं, हथियार देते रहो, वो तो तुम दे रहे हो। हमास 10 साल लड़ेगा तो क्या 10 साल में तो नेतन्याहू खत्म हो जाएंगे, मतलब नेचुरल उनकी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो कैसी होगी, क्या होगा। तो अभी जो सबसे बड़ी है, तो मुझको लगता है कि ट्रंप, देखिए, उनका तो है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम वो इजराइल को खत्म नहीं होने देना चाहता, उसका वजूद को। और इधर ईरान में जो हिस्सा है वो वजूद को खत्म इजराइल के करके रहेगा, या कम से कम ये गारंटी कर देगा कि फिलिस्तीनी राज क्रिएट हो जाए। अगले 2-3 सालों में फिलिस्तीनी राज क्रिएट हो जाए, ये एक सेंटर पीस हो जाए। अब इस स्थिति में ट्रंप जो भी ईरान से डील करना चाहेगा, अब जो लीडरशिप है वो ट्रंप से डील नहीं करेगी। हो सकता है उसको घुमाए, क्योंकि ईरान भी मैनिपुलेशन में कम नहीं है, और वो एक, जिसको हम रेवोल्यूशनरी मैनिपुलेशन कहते हैं, उसमें उसकी महारत है। इनकी रिएक्शनरी मैनिपुलेशन में, तो वो भी उसमें जो है, इनको सब्ज बाग भी दिखाए जाएंगे ट्रंप को।
कुछ इस तरह से काम भी होगा, लेकिन अंदर खाते वही है कि हमास मजबूत हो। और हिजबुल्लाह भी देखिए, नईम कासिम साहब ने इसी दौरान वार्न कर दिया है कि लेबनीज स्टेट को हमने बहुत बहुत समय दिया है कि इजराइल को भगाओ, और लेबनीज आर्मी को भी। और अगर अब हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते हैं। अभी 5 जो एरियाज में इजराइल है और लगातार बमबारी कर रहा है, कितने वायलेशंस किए हैं, हजारों वायलेशन हो गए लेबनीज सीज फायर के। तो वहां पर अगर लेबनीज आर्मी एक्ट नहीं की तो हिजबुल्लाह को एक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा फ्रंट गर्मा रहा है, ईरान कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें उसको रशिया और चाइना का सपोर्ट है आर्थिक। तो ये जो पूरी चीज है, इसमें अमेरिका की कोई उस तरह की, हो सकता है ईरान को जरूरत भी ना हो। ईरान का यही है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतार, ये अभी इनको ये इंप्रेशन ना जाए कि ईरान इनको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो ईरान उस चीज में एश्योर कर दिया है। कतर ने देखिए तुरंत एक बयान दिया, सऊदी अरेबिया ने ईरान के खिलाफ बयान दिया जब वो स्ट्राइक हुई अल उदेद की, लेकिन उसके तुरंत बाद गाजा के इशू वो लोग लाने लगे कि भाई असली समस्या तो वो ओमान ने लाइन दी। ओमान ने जो लाइन ली कि ईरान ने जो स्ट्राइक किया है वो इसलिए स्ट्राइक किया है क्योंकि गाजा में इतना जुल्म हो रहा है। ओमान ने ये कहा। उसके बाद जब उन्होंने ओमान ने कहा तो फिर सऊदी अरेबिया और कतर की ने भी यही लाइन ले ली। तो वो पूरा मामला जो था, अमेरिका सोच रहा था शिया सुन्नी, और भारत में भी बहुत लोग उछल रहे थे शिया सुन्नी हो जाएगा, वो नहीं हुआ। मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। कल जंगबंदी हुई, कल ही ईरान के प्रेसिडेंट और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बाद फोन पर बात हुई, और पेजेश्कियान ने यह कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं, ब्रदरली जो नेशंस हैं, और इजराइल और अमेरिका पड़ोसी मुल्कों में, मुसलमानों में खासतौर पर आपस में टकराव पैदा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस वक्त इस जंगबंदी के फौरन बाद, जबकि ईरान के पास ये हक मौजूद है कि इन पड़ोसी मुल्कों को वो जवाबी कार्रवाई कर सकता था, क्योंकि इन्होंने एयर स्पेस दिया इजराइल को भी, ईरान अमेरिका को भी। ऐसे वक्त में ये दोस्ती का हाथ बढ़ा के ये कहना कि ये दुश्मन है, ये हमारे सबके दुश्मन है, इसके क्या मानिए? क्या कुछ लगता है आपको इसमें, क्या पैगाम है? नहीं, इसमें भी ईरान की पॉलिटिकल विक्ट्री है। देखिए मैं यही कह रहा हूं, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये जो स्ट्राइक हुआ है इससे एक शिया सुन्नी फिर से हो सकता है, और जो मिडिल ईस्ट के मुल्क है, जो बादशाहते हैं और जो और भी मुल्क हैं, वो इस पर रिएक्ट करेंगी। शुरू में ऐसा लगा भी, लेकिन ओमान का जो स्टेटमेंट आया है, अब ओमान देखिए ईरान के साथ एलाइड है, और ओमान का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद पूरी लाइन बदल गई और फिर ये हो गई। तो ये ईरान की डिप्लोमेसी है ना, उसकी सक्सेस, कि उसने ओमान को एंगेज रखा, ओमान को इंपॉर्टेंस दी। कतार को जो एक इंपॉर्टेंस हासिल थी कि वो हर चीज का नेगोशिएशन करता था, ईरान ने नई एक ताकत खड़ी कर दी ओमान, कि वो भी उसके यहाँ बातचीत हो। ये आप देखिए पूरा गेम, ये बड़ा अच्छा। इससे कतार भी डरता है कि ओमान अगर उभर गया, ओमान भी सुन्नी और ये कतार भी, तो ओमान अगर उभर गया तो उसके बाद फिर ये कतार की जो इंपॉर्टेंस है, और ये जो मध्यस्थता के नाम पे जो एक बड़ी जरूरत, भाई इसमें फंडिंग भी इन्वॉल्व है, तो मध्यस्थता, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मध्यस्थता का जो सेंटर कतार था, कतर को ये लग गया कि अगर वो हमारा प्लान गिर गया तो फिर तो हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो ये भी एक ईरान ने बड़ा काम किया है, उन्होंने जो ओमान को खड़ा कर दिया है इस समय, और ओमान एक विकल्प के रूप में उभर रहा है मिडिल ईस्ट में, जो प्रो इरानियन वॉइस एक मिडिल ईस्ट में ओपन प्रो इरानियन वॉइस है। इसीलिए आप देखिए कि ये जो पूरा मसला है ये भी ईरान के पक्ष में गया है। अमेरिका इसलिए भी झुका क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ईरान यहां तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरेबिया से दोस्ती चाइना ने कराई, वो अमेरिका फिर भी पचा ले गया, लेकिन ओमान को खड़ा कर देगा, ये एक बड़ी नई बात थी। अच्छा, इस जंगबंदी के बाद और इस जंग के दौरान और इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि अब ईरान की मर्जी का मिडिल ईस्ट बनेगा? वो जो ट्रंप और नेतन्याहू नए मिडिल ईस्ट की बात करते थे बार बार, क्या वो दफन हो गया? क्या ग्रेटर इजराइल के बारे में कुछ कोई सोच नहीं सकता अब? आपको क्या लगता है इसके आगे क्या हो सकता है? देखिए, ग्रेटर इजराइल का तो एजेंडा पीछे चला गया। अगर यहां पर रिजीम चेंज, देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के डिस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं, रिजीम चेंज अगर ईरान में हो जाता तब आज दुनिया जो है वो एकदम बदली हुई होती। हर जगह राइट विंग फोर्सेस और फिर से इस्लामोफोबिया आ गया होता, और पूरा एक इजराइल की सुप्रीमेसी होती मिडिल ईस्ट में।
इनको भी सरेंडर करना पड़ता, सऊदी अरब से लेके सबको, कि हम जो वो चाहेंगे अब अमेरिका इजराइल वो होगा। ये बहुत बड़ा एक मतलब इससे बड़ी स्ट्राइक कोई हो नहीं सकती। ये सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ और गद्दाफी के साथ हुआ वो कुछ नहीं है इसके सामने। जो इससे ही इनका अचीवमेंट है, ये आखिरी, ये मिडिल ईस्ट पे फाइनल एक वो थी कि ईरान को खत्म कर दो, रिजीम चेंज कर दो। वहां शाह बैठा हुआ था, शाह का जो पता नहीं कौन सा जनरेशन का, वो बैठा हुआ था, तैयार था अपने दो दो हसीनाओं के साथ, और वो कुछ वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा इन्हीं लोगों के साथ और बाहर राज करूंगा। अब उसने फिर अभी अभी ट्रम्प के खिलाफ ट्वीट किया है, कल ही की बात। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर देखिए रिजीम चेंज को बचाना ये सबसे बड़ी बात। रिजीम चेंज अगर बच गया, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि युद्ध में जो पॉलिटिकल आपका जो एक फोर्स है वो मजबूत है कि नहीं, इंटैक्ट कोहेसिव है कि नहीं, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी की अपनी एक टीम इंटैक्ट थी, एक जो उनकी लेफ्ट ऑफ सेंटर टीम थी। तो ये जो पूरा हुआ है रिजीम चेंज जो रुक गया है, इससे अब उल्टी गंगा बहने लगी। इजराइल का ग्रेटर इजराइल अब लंबे समय के लिए दफन हो गया। उसको फिर कोई ऐसे बड़ा एडवेंचरिज्म करना पड़ेगा और उसको ईरान के खिलाफ करना पड़ेगा। अब वो कैसे इन परिस्थितियों में करता है, क्या होता है, वो अभी देखने वाली बात है। नेतन्याहू कोशिश करेगा, नेतन्याहू इज अनरिलेंटिंग। नेतन्याहू अपने उसमें में अपने, क्योंकि वो भी उस तरह का मतलब कट्टर टाइप का राइट विंगर है। वो 100% कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइज ईरान को करने की कोशिश करता रहेगा। अमेरिका भी उसका साथ देगा, सीआईए वगैरह अंदर खाते। लेकिन अब सक्सेसफुल हो जाएंगे, या खामनेई साहब भी, मान लीजिए अब ये एक नई हवा उड़ाई जा रही है कि 86 साल के हैं। कल इंडियन चैनल्स में जो मोसाद एजेंट्स, मैं तो उनको मोसाद एजेंसी कहूंगा, बड़े बड़े नाम है, वो अपना बोल रहे थे कि अब वो तो 86 साल के हैं, अब 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे। अरे उनके क्या 1 साल 2 साल रहने के बाद वो ज्यादा हार्डलाइन फोर्सेस आ गई हैं वहां, और वो अगर वो कुछ भी मतलब अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट हो गई, तो जो नई फोर्सेस आ रही हैं वो ऑलरेडी एंट्रेंच हो गई है, ईरान के सिस्टम में आ गई हैं वो। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए वो जो रेवोल्यूशनरी सोच है ना, वो थोड़ा बहुत शेड हल्का तेज हो सकता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर वो पूरी तरह से उसी आयतुल्लाह खुमैनी वाले नजरिए पर, आयतुल्लाह खामेनाई वाले नजरिए पर बहुत मजबूती से हैं। अच्छा, मैं आखिर में छोटा सा जवाब चाहता हूं, इस जंग के दौरान, इस जंग से भारत को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, भारत कहां खड़ा रहा? नहीं, भारत तो इररिलेवेंट हो गया। देखिए भारत की तो बात ही करना बेकार है, उसका रेलेवेंस क्या रह गया। मतलब नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट पेजिशकियान से बात की, बस वही खबर है। कहीं भी भारत फिगर नहीं कर रहा है, ना वो ईरान के साथ। यहां पर अपना पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भारत ने बहुत अच्छा किया, इजराइल से भी दूरी बनाए रखी, ईरान से भी दूरी बनाए रखी, दोनों हमारे दोस्त हैं। और ये भी जो थोड़ा सा लिबरल, बेसिकली एंटी ईरान यहाँ का एक पूरा हिस्सा है, जो भी राइट विंग है वो एंटी ईरान है, लेकिन उसको छुपा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से। पर कल वो एजेंडा खुल गया, जब खुल के ये लोग ईरान को गाली देने लगे और ये इस बात को कहने लगे। अब भारत को आप जितना भी सेल कर लो कि भारत ने बहुत अच्छा किया और न्यूट्रल रहा, और ये रहा, न्यूट्रल वो नहीं था, वो इजराइल के साथ था। और भारत एज अ कंट्री नहीं, भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत की रूलिंग पार्टी, अभी जो पॉलिटिकल जो एक लीडरशिप है उसकी बात मैं कर रहा हूं, वो इजराइल के साथ था, ईरान के विरोध में था। ये बात सब लोग जानते हैं, ये बात एक्सपोज भी हो गई है। और ये बात आने वाले दिनों में जो जियो पॉलिटिक्स होगी उसमें भारत सफर करेगा इस चीज को, जो उसने ये स्टैंड लिया। भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने हथियार भेजे, गोला बारूद भेजा, इधर हमारा स्पेन में एक बार जहाज रोका भी गया। वो सारी चीजें हमें याद है, और प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन 7 अक्टूबर को ट्वीट करके कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इजराइल दुनिया में कहां खड़ा है, मोदी जी को उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, अब मोदी जी को खुद समझना पड़ेगा। और वो जो अंधभक्त किस्म के लोग हैं जो हर तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, उनको फिर गौर करना पड़ेगा कि उनका शेर आखिर क्यों हार गया, क्यों ईरान की शर्तों पर जंगबंदी हुई है। ये गौर करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अमरीश जी की जितनी मालूमात है डे टू डे पॉलिटिक्स की भी, उस पूरे इलाके की भी, और तारीख की, हिस्ट्री की, वो जब कोरिलेट करके चीजें बताते हैं तो वो बहुत ही सही नतीजे तक पहुंचते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।